कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, पर क्या हो अगर सच ये हो कि हर फैसला हमारी आदतों ने पहले ही तय कर रखा हो। जो चीजें हम बार बार करते हैं वही हमारी असली पहचान बन जाती हैं, क्योंकि जीतने वाले लोग अलग नहीं होते, उनकी आदतें अलग होती हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है क्यों कुछ लोग हर बार सफल होते हैं और कुछ बार बार असफल? क्यों कुछ लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और कुछ स्नूज मारते रहते हैं? क्यों कुछ लोगों की जिंदगी में डिसिप्लिन होता है और बाकी सिर्फ इरादे? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर आदतों का जादू? सोचिए, अगर आपकी सबसे छोटी छोटी आदतें जैसे मोबाइल चेक करना, मीठा खाना टालना धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बना रही है, तो क्या आप इन्हें ऐसे ही चलने देंगे? इस किताब में हम जानेंगे कि आदतें कैसे बनती हैं, उन्हें कैसे बदला जा सकता है और कैसे कुछ खास आदतें, कीस्टोन हैबिट्स, आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप अपनी आदतें नहीं बदलते तो अंत में आदतें ही आपको बदल देती हैं। द पावर ऑफ हैबिट एक अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर किताब है जिसे चार्ल्स डुहिग ने लिखा है। यह किताब केवल आदतों को नहीं बल्कि आपके पूरे माइंडसेट को रिप्रोग्राम कर सकती है। और सबसे खास बात, इसमें दिए गए सिद्धांत न सिर्फ पर्सनल लाइफ में बल्कि बिजनेस और लीडरशिप में भी गेम चेंजर साबित हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस शानदार किताब में कुल 9 अध्याय हैं और हर अध्याय आपको आपकी पुरानी सोच को तोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं अपनी आदतों को समझने, बदलने और एक पावरफुल वर्जन बनने के लिए? तो बस कमेंट में इतना लिखें, हाँ मैं तैयार हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी सुबह की शुरुआत कैसे होती है। शायद आप उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, फिर बाथरूम जाते हैं, फिर चाय या कॉफी बनाते हैं। यह सब बिना ज्यादा सोचे समझे होता है, जैसे कोई ऑटोमेटिक प्रोग्राम चल रहा हो। और यही है आदत, वो व्यवहार जो हम बार बार दोहराते हैं इतने नियमित रूप से कि वे हमारे अवचेतन मस्तिष्क का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन आदतों का निर्माण कैसे होता है? चार्ल्स डुहिग ने इस प्रक्रिया को बहुत सरल लेकिन वैज्ञानिक तरीके से समझाया है। इसे वह हैबिट लूप कहते हैं, यानी आदत चक्र। इसमें 3 मुख्य हिस्से होते हैं: संकेत, क्यू, दिनचर्या, रूटीन, और इनाम, रिवॉर्ड। यही 3 चीजें मिलकर किसी भी आदत की नींव बनाती हैं। संकेत यानी वह ट्रिगर जो आपके दिमाग को बताता है कि कोई आदत शुरू करनी है। यह कुछ भी हो सकता है: समय, जगह, कोई व्यक्ति, कोई भावना या कोई विशेष स्थिति। जैसे कि शाम होते ही आपको चाय पीने की तलब लगती है या ऑफिस में स्ट्रेस होते ही आप चॉकलेट खाने लगते हैं। ये संकेत आपके दिमाग को एक्टिवेट करते हैं कि अब अगला स्टेप शुरू करो। इसके बाद आती है दिनचर्या, यानी वो वास्तविक क्रिया जो आप करते हैं। यह कोई शारीरिक क्रिया हो सकती है, मानसिक आदत या भावनात्मक प्रतिक्रिया। उदाहरण के लिए, थकावट महसूस होते ही मोबाइल में इंस्टाग्राम खोलना या गुस्से में किसी पर चिल्ला देना, ये सब दिनचर्याएं हैं। और आखिर में आता है इनाम, जो आपको अच्छा महसूस कराता है। ये इनाम जरूरी नहीं कि कोई भौतिक वस्तु हो, ये एक भावना भी हो सकती है, जैसे संतुष्टि, खुशी, शांति या तनाव से राहत। जब आपका मस्तिष्क इस इनाम को जोड़ लेता है उस दिनचर्या से, तब वह इसे दोहराने लगता है और यही से आदत बनने लगती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह चक्र जितनी बार दोहराया जाता है उतनी ही मजबूत आदत बनती जाती है। मस्तिष्क धीरे धीरे यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक कर देता है ताकि वह ऊर्जा बचा सके। वैज्ञानिक भाषा में इसे चंकिंग कहा जाता है। जब कोई काम बार बार दोहराया जाता है तो मस्तिष्क उसे एक ही पैकेज में रख देता है, जिससे वो काम बिना ज्यादा सोच के होता है। यही कारण है कि जब आप पहली बार गाड़ी चलाते हैं तो पूरा ध्यान लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वही काम आदत बन जाता है और आप गाड़ी चलाते हुए गाने भी सुन सकते हैं या बात भी कर सकते हैं। चार्ल्स डुहिग एक उदाहरण देते हैं। लिसा नाम की एक महिला जिसने एक दिन अचानक धूम्रपान छोड़ने का फैसला किया और साल भर में पूरी तरह से अपनी जिंदगी बदल डाली। उसने वजन घटाया, करियर में ग्रोथ की और खुशहाल जीवन शुरू किया। उसने सिर्फ एक आदत को बदला, धूम्रपान, लेकिन वो आदत एक प्रमुख बदलाव की चेन रिएक्शन बन गई। कैसे? क्योंकि उसने अपने आदत चक्र को समझा। कब वो सिगरेट पीती थी, क्यों पीती थी और उसे उस वक्त क्या चाहिए होता था। उसने वही संकेत और इनाम रखा, लेकिन दिनचर्या बदल दी। सिगरेट की जगह वो वॉक पर जाने लगी
और धीरे धीरे उसकी आदतें ही उसकी नई पहचान बन गईं। इसलिए अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं या कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका हैबिट लूप कैसा है। आपकी आदतें केवल समय की बर्बादी या सक्सेस की वजह नहीं है, वो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। और अगर आप इस चक्र को तोड़ना या बदलना सीख जाते हैं, तो आप ना सिर्फ अपनी आदतें बल्कि अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम सोचते हैं कि हम आदतों को सिर्फ दोहराव के कारण अपनाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी आदतों के पीछे सबसे बड़ी ताकत होती है लालसा, यानी क्रेविंग। यही लालसा वह ईंधन है जो आदत को चालू रखती है। अगर आदत चक्र को एक इंजन माने, तो लालसा उस इंजन का पेट्रोल है। जब तक मस्तिष्क को किसी चीज की लालसा नहीं होती, तब तक वह किसी संकेत को लेकर सक्रिय नहीं होता और दिनचर्या भी नहीं बनती। चार्ल्स डुहिग ने इस चैप्टर में समझाया है कि हम केवल आदत को महसूस नहीं करते, हम उसकी उम्मीद करते हैं। मसलन, जब कोई व्यक्ति रोज शाम को एक कोल्ड ड्रिंक पीता है, तो एक समय के बाद वह सिर्फ स्वाद की वजह से नहीं, बल्कि उस ड्रिंक से जुड़ी ताजगी की उम्मीद में उसे पीने लगता है। यानी उसका मस्तिष्क संकेत मिलते ही उस ताजगी को महसूस करने लगता है, भले ही उसने अभी कुछ पिया भी ना हो। इस प्रक्रिया को एंटिसिपेटेड रिवॉर्ड कहा जाता है, जो रिवॉर्ड अभी मिला नहीं है, लेकिन दिमाग उसे पहले से महसूस कर रहा है। यही क्रेविंग आदत को इतना मजबूत बनाती है, और यहीं से शुरू होता है असली खेल। वैज्ञानिक शोधों से यह पता चला है कि जब किसी व्यक्ति के दिमाग को संकेत मिलता है, तो रिवॉर्ड सेंटर पहले ही एक्टिव हो जाता है। यानी हमारे अंदर की लालसा संकेत के साथ ही रिवॉर्ड को महसूस करने लगती है। उदाहरण के लिए, जब हम जिम जाने की आदत डालने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआत में हमें कोई लालसा नहीं होती, लेकिन जब हम बार बार एक्सरसाइज के बाद एनर्जी, खुशी और आत्मसंतोष अनुभव करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस रिवॉर्ड को लालसा में बदल देता है। अगली बार जैसे ही हम रनिंग शूज देखें या जिम बैग देखें, मस्तिष्क खुद ब खुद उस आनंद की उम्मीद करने लगता है। यही क्रेविंग हमें फिर से उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करती है। चार्ल्स डुहिग ने एक दिलचस्प उदाहरण दिया। एक व्यक्ति जिसका नाम यूजीन था, उसे एक बीमारी के कारण स्मृति चली गई थी, लेकिन उसने नई आदतें बनाना फिर भी सीख लिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब यूजीन रोज सुबह एक तय समय पर वॉक करता था, तो वह अपने घर से बाहर निकलकर एक निश्चित रास्ते पर चलता और बिना किसी याददाश्त के वापस भी लौट आता, क्योंकि उसका दिमाग संकेत और इनाम को समझ चुका था और क्रेविंग पैदा हो गई थी, भले ही उसे यह याद न हो कि वह किस लिए चल रहा है। इससे यह साबित होता है कि आदतें सिर्फ याददाश्त पर निर्भर नहीं करती, वे क्रेविंग यानी मानसिक लालसा से नियंत्रित होती हैं। अब सोचिए, जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं, तो वो सिर्फ बोर्डम को दूर करने का जरिया नहीं है, बल्कि उस डोपामाइन किक की क्रेविंग है जो हर बार नोटिफिकेशन देखने पर मिलती है। और यही क्रेविंग आपको बार बार उस ऐप की ओर खींचती है। इसलिए अगर आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ उसे बार बार दोहराना काफी नहीं है। आपको उस आदत से जुड़ा एक मजबूत और सकारात्मक इनाम महसूस करना होगा, ताकि आपका मस्तिष्क उसकी लालसा पैदा कर सके। आप जितनी बार उस रिवॉर्ड को अनुभव करेंगे, उतनी बार आपकी क्रेविंग बढ़ेगी और आदत पक्की होती जाएगी। नई आदतें तब बनती हैं जब आप अपने दिमाग को रिवॉर्ड की लालसा देना सिखा देते हैं। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, जब आपका मस्तिष्क आदत को सिर्फ काम के तौर पर नहीं, बल्कि एक आनंददायक प्रक्रिया के रूप में देखना शुरू करता है। यही वह रहस्य है जिससे साधारण लोग असाधारण सफलताएं हासिल करते हैं, क्योंकि उन्होंने आदतों के पीछे छुपी क्रेविंग की ताकत को पहचान लिया होता है। आदतें एक बार बन जाएं तो उन्हें मिटाना लगभग असंभव सा लगता है। लोग बार बार कोशिश करते हैं, धूम्रपान छोड़ने की, जंक फूड से दूर रहने की, सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करने की, लेकिन अक्सर कुछ ही समय में वे पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। इसका कारण यह नहीं कि लोग कमजोर हैं, बल्कि यह है कि वे आदत को गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। चार्ल्स डुहिग ने इस अध्याय में आदत बदलने का एक स्वर्ण नियम, गोल्डन रूल, बताया है, जो कहता है, आप किसी आदत को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे बदल सकते हैं। इस नियम की जड़ें आदत चक्र में छुपी हैं: संकेत, दिनचर्या और इनाम। अधिकतर लोग कोशिश करते हैं पूरी आदत को काटने की, लेकिन डुहिग समझाते हैं कि अगर आप संकेत और इनाम को वैसा का वैसा रहने दें
और सिर्फ दिनचर्या को बदल दें तो आपके सफल होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि आपका दिमाग वही संकेत पाकर उसी इनाम की उम्मीद करता है, बस रास्ता बदल जाता है। एक उदाहरण लें, एक व्यक्ति को रोज दोपहर बाद थकान लगती है और वह कैंटीन जाकर चॉकलेट खा लेता है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और वजन बढ़ने लगता है। वह सोचता है कि अब चॉकलेट खाना बंद कर देगा, लेकिन हर बार दोपहर होते ही उसका दिमाग उस मिठास के इनाम की उम्मीद करने लगता है और अंततः वह हार मान लेता है। डुहिक सलाह देते हैं कि सबसे पहले इस आदत के संकेत और इनाम को पहचानें। संकेत है दोपहर की थकान, इनाम है ऊर्जा और थोड़ा सोशल इंटरेक्शन, कैंटीन में दोस्त भी मिलते हैं। अब दिनचर्या को बदलकर वह उस समय पर वॉक कर सकता है या फ्रूट खा सकता है। संकेत और इनाम वही हैं, लेकिन नई दिनचर्या धीरे धीरे नई आदत बना देती है। यह नियम खास तौर पर तब भी असर करता है जब आदत भावनात्मक रूप से गहरी हो। डुहिग ने AA अल्कोहलिक्स एनोनिमस का उदाहरण दिया, जहां लाखों लोगों ने शराब की लत छोड़ दी है। इन लोगों की लत का संकेत हो सकता है अकेलापन या तनाव, इनाम होता है नशे से मिलती राहत। ए ने उसी संकेत पर एक नई दिनचर्या जोड़ी, शराब की जगह मीटिंग में जाना, बात करना, सपोर्ट पाना। इनाम वही है, मानसिक राहत, लेकिन रास्ता बदल गया। फिर भी सिर्फ संकेत और दिनचर्या बदलना काफी नहीं होता। कई बार आदतें इतनी गहरी होती हैं कि असली परिवर्तन के लिए व्यक्ति को अपने बारे में विश्वास जगाना पड़ता है। डुहिक कहते हैं कि बदलाव तभी स्थायी होता है जब इंसान खुद को यह कहने लगे कि मैं बदल सकता हूं। इस विश्वास को जगाने में समुदाय, समर्थन और छोटी सफलताएं बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ए जैसी संस्थाएं इसलिए सफल हैं क्योंकि वे व्यक्ति को न सिर्फ एक नई दिनचर्या देती हैं, बल्कि एक नया आत्मविश्वास भी देती हैं। डुहिग ने कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां लोग सिर्फ दिनचर्या को बदलकर जीवन का पूरा ट्रैक बदल पाए। एक फुटबॉल कोच जिसने अपनी टीम की हार की आदत को नए अभ्यास पैटर्न और प्रतिक्रिया बदलकर जीत की आदत में बदल दिया। एक कंपनी जिसने कर्मचारियों के काम करने के तौर तरीके में बदलाव करके प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर दिया। तो अगर आप भी किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो इस स्वर्ण नियम को याद रखें, संकेत को पहचानें, इनाम को समझें और बीच की दिनचर्या को ध्यान से बदलें। आदतें हमारे व्यवहार की नींव हैं, लेकिन हम उनके गुलाम नहीं हैं। सही समझ और सही रणनीति से हम उन्हें अपने पक्ष में झुका सकते हैं, और यही असली परिवर्तन की शुरुआत होती है, जब आप अपनी आदतों को नहीं बल्कि आदतें आपको फॉलो करने लगती हैं। 1987 में जब पॉल ओनील को अल्कोआ कंपनी का CEO बनाया गया तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी कंपनी को पूरी तरह बदल देगा। और जब उसने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारा मुख्य लक्ष्य है वर्कर सेफ्टी, यानी कर्मचारियों की सुरक्षा, तो निवेशकों के चेहरे पर हताशा थी। उन्हें लगा यह आदमी मुनाफे और प्रोडक्टिविटी के बजाय हेलमेट और फर्स्ट एड की बातें कर रहा है। लेकिन आने वाले वर्षों में यही आदमी स्ट्रगलिंग कंपनी को अमेरिका की सबसे सफल और मुनाफेदार कंपनियों में बदलने वाला था। और इसका राज था एक मुख्य आदत, कीस्टोन हैबिट को पहचानना और उसे बदलना। चार्ल्स डुहिक के मुताबिक कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें कीस्टोन हैबिट्स कहा जाता है। ये वे आदतें होती हैं जो अगर बदल जाएं तो बाकी सारी आदतों और व्यवहारों पर गहरा असर डालती हैं। ये किसी डोमिनो की तरह होती है, एक गिरे तो बाकी सब भी उसके पीछे पीछे बदलने लगते हैं। पॉल ओनील ने अल्कोआ में एक ऐसी ही कीस्टोन आदत को पहचान लिया था, सुरक्षा को प्राथमिकता बनाया तो कर्मचारियों को यह संदेश मिला कि उनका जीवन और भलाई इस कंपनी के लिए सबसे जरूरी है। अब अगर कोई मशीन खतरनाक थी तो उसे ठीक करना जरूरी हो गया। अगर कोई प्रक्रिया फालतू या रिस्की थी तो उसे दोबारा डिजाइन किया गया। इससे कर्मचारियों की सक्रियता बढ़ी, संवाद तेज हुआ और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आई। लेकिन यह बदलाव सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा। जब लोग एक सुरक्षित वातावरण में काम करने लगे तो उनका भरोसा भी बढ़ा। वे अपनी गलतियों को छिपाने के बजाय खुलकर बात करने लगे। इंजीनियरों और मैनेजरों के बीच की दूरी कम हुई और धीरे धीरे यह सब कंपनी की प्रोडक्टिविटी, गुणवत्ता और मुनाफे पर दिखने लगा। निवेशकों को जल्द ही एहसास हुआ कि पॉल ओनील का फोकस केवल हेलमेट या फैक्ट्री के दरवाजों पर लगे साइन बोर्ड पर नहीं था, वह तो कंपनी की आदतों की जड़ को बदल रहा था। डुहिक बताते हैं कि जब आप किसी संगठन में कीस्टोन हैबिट को पहचानते हैं और उस पर काम करते हैं तो आप बगैर बहुत कुछ कहे
बाकी सारे सिस्टम को सुधार सकते हैं। एक आदत को बदलकर पूरे माहौल में अनुशासन, जवाबदेही और इनोवेशन लाया जा सकता है। एल्कोआ की कहानी हमें यह सिखाती है कि बदलाव लाने के लिए जरूरी नहीं कि आप 100 चीजें बदलें। कभी कभी एक ही चीज को सुधारना काफी होता है, अगर वह पूरे सिस्टम से जुड़ी हुई हो। और यह सिद्धांत सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं है। हमारी निजी जिंदगी में भी कुछ ऐसी ही कीस्टोन आदतें होती हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज एक्सरसाइज करना या हर दिन कुछ नया सीखना, जो हमारी बाकी सारी आदतों को प्रभावित करती हैं। पॉल ओनील ने अपने नेतृत्व से यह दिखा दिया कि जब आप एक सही आदत पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो पूरी प्रणाली अपने आप बदलने लगती है। और यही बात हमें भी समझनी चाहिए, चाहे हम कोई स्टार्टअप चला रहे हों, कोई टीम लीड कर रहे हों या सिर्फ अपनी खुद की लाइफ मैनेज कर रहे हों। जब तक आप अपनी सबसे अहम आदत को नहीं पहचानते, तब तक आप बाकी सभी बदलावों को बस सतह पर छूते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस मुख्य आदत को पकड़ लेते हैं, पूरी जिंदगी में गहराई से परिवर्तन शुरू हो जाता है। हर सुबह लाखों लोग स्टारबक्स की दुकान पर जाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस कॉफी कंपनी की असली ताकत सिर्फ उसके महंगे काफीन पेय में नहीं है, बल्कि उन आदतों में है जो उसने अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के व्यवहार में बसाई हैं। और इस अध्याय में चार्ल्स डुहिग एक ऐसी गुप्त शक्ति की बात करते हैं जो जीवन बदल सकती है, इच्छा शक्ति यानी विल पावर। स्टारबक्स का मानना है कि इच्छा शक्ति कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक आदत है जिसे सिखाया और मजबूत किया जा सकता है। उनके अनुसार एक अच्छा कर्मचारी वही नहीं होता जो सिर्फ अच्छे से कॉफी बनाता है, बल्कि वो होता है जो तनावपूर्ण स्थिति में भी शांत, विनम्र और प्रोफेशनल बना रहता है। यही कारण है कि स्टारबक्स अपने कर्मचारियों को सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देता, बल्कि उन्हें माइंड मैनेजमेंट सिखाता है, जैसे कि ग्राहकों के गुस्से या शिकायतों पर कैसे प्रतिक्रिया देना है और कैसे खुद को शांत रखना है। एक उदाहरण में डुहिग बताते हैं कि ट्रेविस नाम का लड़का, जिसकी परवरिश काफी मुश्किल हालात में हुई थी, कई जगह काम से निकाला गया था, लेकिन जब वह स्टारबक्स में आया तो उसे एक स्ट्रक्चर्ड वातावरण और स्पष्ट नियम दिए गए। उसे सिखाया गया कि जब कोई ग्राहक चिल्लाए या बुरा व्यवहार करे तो उसे एक इफ देन योजना के तहत कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अगर ग्राहक नाराज हो तो मैं मुस्कुराऊंगा, माफी मांगूंगा और समाधान दूंगा। यह योजना उसके व्यवहार का हिस्सा बन गई और वह जल्द ही स्टारबक्स का सबसे बेहतरीन कर्मचारी बन गया। डुहिग कहते हैं कि इच्छा शक्ति भी एक मांसपेशी की तरह होती है। अगर आप इसका बार बार अभ्यास करते हैं तो यह मजबूत होती है, लेकिन अगर आप इसे ओवर यूज करते हैं तो यह थक भी जाती है। यही कारण है कि दिन की शुरुआत में हम ज्यादा नियंत्रित होते हैं, लेकिन शाम तक निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है और हम जंक फूड खा लेते हैं, एक्सरसाइज छोड़ देते हैं या ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। इसलिए स्मार्ट संगठन जैसे स्टारबक्स अपने कर्मचारियों को यह सिखाते हैं कि कैसे अपनी इच्छा शक्ति को कंसर्व किया जाए और उसे अहम मोड़ों पर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए वे माइक्रो हैबिट्स सिखाते हैं, जैसे कि मुस्कुराना, गहरी सांस लेना, खुद को पॉजिटिव वाक्यों से शांत करना, जो बड़ी स्थिति में संयम बनाए रखने में मदद करते हैं। यह सिद्धांत सिर्फ काम की जगह तक सीमित नहीं है। इच्छा शक्ति अगर किसी व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन जाए तो वह अपनी सेहत, पैसे, रिश्ते और करियर हर पहलू में सुधार ला सकता है। रिसर्च में पाया गया कि जिन बच्चों ने छोटी उम्र में सेल्फ कंट्रोल की आदत विकसित कर ली थी, वे बड़े होकर ज्यादा सफल, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि इच्छा शक्ति कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि वह एक रणनीति है जिसे अगर सही तरीके से समझा जाए और छोटे छोटे व्यवहारों में ढाला जाए तो कोई भी इंसान उसे अपनी शक्ति बना सकता है। और यही कारण है कि स्टारबक्स जैसी कंपनियां सिर्फ कॉफी नहीं बेचती, वे आदतें बनाती हैं। ऐसी आदतें जो कर्मचारियों को मजबूत बनाती हैं और ग्राहकों को वफादार। जब भी आप अगली बार खुद से कहें कि मुझ में इच्छा शक्ति नहीं है, तो एक पल रुकिए और सोचिए कि क्या आपने कभी उसे सिखाने और रोज इस्तेमाल करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर एक कॉफी शॉप में काम करने वाला लड़का अपनी जिंदगी बदल सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। बस शुरुआत एक छोटी आदत से कीजिए और उसे रोज दोहराइए। यही है इच्छा शक्ति की असली ताकत। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब तक लोग बदलाव को टालते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा संकट आता है, तो वही स्थिति अवसर में बदल सकती है। अगर कोई नेता समझदारी से उस पल का उपयोग करे,
चार्ल्स डुहिग इस अध्याय में यही समझाते हैं कि संगठनों में अक्सर बड़े बदलाव तब होते हैं जब कोई गड़बड़ी या आपात स्थिति सामने आती है, और एक अच्छा नेता वही होता है जो उस संकट का उपयोग करके नई आदतें बनाता है जो बाद में स्थायी संस्कृति में बदल जाती हैं। इस अध्याय में एक उदाहरण लंदन के किंग्स क्रॉस सबवे स्टेशन की घटना से शुरू होता है, जहां एक छोटी सी आग लगने की घटना ने पूरे सिस्टम की खामियों को उजागर कर दिया। उस हादसे में कई लोगों की जान गई, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि असली कारण आग नहीं था। असली वजह थी कर्मचारियों की आदतें, जो कि बंटे हुए, कम्युनिकेशनहीन और जिम्मेदारी से भागने वाली थी। किसी ने आग देखकर तुरंत एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं गया था कि उस स्थिति में क्या करना है। हर विभाग अपने अपने दायरे में काम करता था और कोई किसी से समन्वय नहीं करता था। यह दुर्घटना एक संकट थी, लेकिन इसी के बाद लंदन ट्रांसपोर्ट विभाग ने अपनी नीतियों, जिम्मेदारियों और आदतों को पूरी तरह से बदला। एक मजबूत नेतृत्व ने इस हादसे को सिर्फ एक गलती मानने की बजाय एक अवसर के रूप में लिया और नए तरह की ट्रेनिंग, रूटीन और रिस्पॉन्स सिस्टम बनाए। और फिर यह एक ऐसी संस्कृति बनी जिसमें सुरक्षा और सहयोग स्वाभाविक व्यवहार हो गया। डुहिग कहते हैं कि जब कोई कंपनी या संस्था स्थिर होती है तो पुरानी आदतें गहराई से जड़ें जमा लेती हैं, लेकिन संकट, चाहे वह आर्थिक हो, नैतिक हो या सामाजिक, सब कुछ हिला देता है। यह हिलना ही वह मौका होता है जब लोग, प्रक्रियाएं और व्यवस्थाएं बदलाव के लिए तैयार हो जाती हैं। अगर उस वक्त कोई ऐसा लीडर हो जो बदलाव को दिशा दे सके, तो वह पूरे संगठन की आदतों को एक नई दिशा दे सकता है। एक और उदाहरण अमेरिकी अस्पताल का है, जहां डॉक्टरों और नर्सों के बीच संवाद की कमी के कारण कई बार मरीजों की स्थिति बिगड़ जाती थी। लेकिन जब एक हाई प्रोफाइल केस में लापरवाही से एक मरीज की जान चली गई, तो अस्पताल को मजबूरी में पूरे सिस्टम को रिव्यू करना पड़ा। उस संकट के समय एक नया नियम लाया गया। अब नर्सें भी डॉक्टरों को चुनौती दे सकती हैं यदि उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। यह छोटी सी आदत, खुलकर बोलने और सवाल करने की, धीरे धीरे पूरी संस्था की कार्यप्रणाली में सुधार ले आई। यह हमें सिखाता है कि आदतें ऊपर से थोप कर नहीं बदली जाती। लोग तभी नई आदतें अपनाते हैं जब उन्हें लगता है कि पुरानी आदतें अब काम नहीं करेंगी, और जब कोई भरोसेमंद लीडर उन्हें यह दिखा सके कि नई आदतें कैसे उन्हें बेहतर बनाएंगी। संकट इस बात का सबसे उपयुक्त समय होता है। नेता को चाहिए कि वह संकट की घड़ी में डर या दोषारोपण का माहौल न बनाए, बल्कि उसे एक नया आधार बनाकर लोगों को नई दिशा दिखाए। जब कर्मचारी, नागरिक या टीम सदस्य देखते हैं कि संकट के बीच एक योजना है, एक मार्गदर्शक है और एक स्पष्ट विजन है, तो वे खुद ब खुद नई आदतों को अपनाने लगते हैं, और यही आदतें बाद में एक मजबूत संस्कृति का आधार बनती हैं। इसलिए अगर आप कभी नेतृत्व की भूमिका में हों और हालात बिगड़ जाएं, तो घबराइए मत। उस टूटन के बीच ही वो जगह छुपी होती है जहां से नई सोच, नई आदतें और एक नई शुरुआत संभव होती है। यही है संकट की शक्ति, और यही है एक असली नेता की पहचान। आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने किसी चीज के बारे में बस सोचा ही था और अगली ही बार मोबाइल खोलते ही उसी चीज का विज्ञापन आपके सामने आ गया? या फिर आपने कुछ समय पहले एक प्रोडक्ट खरीदा था और अब उससे जुड़ी चीजों के सुझाव लगातार मिलने लगे हैं? यह कोई जादू नहीं है, बल्कि कंपनियों की उस कला का हिस्सा है जो उपभोक्ताओं की आदतों को पढ़ने और उन्हें भविष्यवाणी करने की क्षमता देती है। इस अध्याय में चार्ल्स डुहिग यह बताते हैं कि कैसे बड़ी कंपनियां, खासकर टारगेट जैसी रिटेल चेन, ग्राहकों की आदतों का गहराई से विश्लेषण करके उनका व्यवहार पहले से ही पहचान लेती हैं। टारगेट कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें ग्राहक की खरीदारी के पैटर्न को ट्रैक किया जाता था, जैसे कि वह कब किस चीज को खरीदता है, किन चीजों को एक साथ खरीदता है, कब डिस्काउंट का फायदा उठाता है और उसकी शॉपिंग में कौन से बदलाव आने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई महिला लोशन, बिना खुशबू वाला साबुन, कैल्शियम सप्लीमेंट या कॉटन बॉल जैसी चीजें एक साथ खरीदने लगती है, तो यह संकेत होता है कि वह गर्भवती हो सकती है। टारगेट ने इस जानकारी का उपयोग यह पता लगाने में किया कि कौन सी ग्राहक गर्भवती हैं, वो भी तब जब उन्हें खुद ये बात पब्लिकली जाहिर करने की जरूरत नहीं थी। डुहिग एक चौंकाने वाला किस्सा शेयर करते हैं। एक पिता नाराज होकर टारगेट स्टोर पहुंचता है क्योंकि उनकी बेटी को गर्भवती महिलाओं के लिए कूपन और प्रमोशन मेल में भेजे जा रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद उसे खुद यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी बेटी वाकई गर्भवती थी।
और टारगेट को यह पहले से पता चल गया था। इस घटना ने यह साफ कर दिया कि कंपनियां आजकल हमारी जरूरतें और आदतें हमसे बेहतर समझने लगी हैं। यह तकनीक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स पर आधारित है, जहां ग्राहक की आदतें इतने बड़े डेटा सेट्स में रिकॉर्ड होती हैं कि पैटर्न आसानी से निकल आते हैं, और जैसे जैसे आदतें बनती हैं वैसे वैसे वे दोहराव में बदलती हैं। कंपनियां इन दोहरावों को पहचानती हैं और तय कर लेती हैं कि किस समय कौन सा प्रोडक्ट या ऑफर ग्राहक को भेजा जाए। लेकिन यह सारी प्रक्रिया केवल उत्पाद बेचने तक सीमित नहीं है। इसका बड़ा मकसद होता है ग्राहक की दिनचर्या का हिस्सा बन जाना। जब कोई ब्रांड आपकी जीवन शैली में इस तरह घुल मिल जाता है कि आप बिना सोचे उसकी तरफ झुकने लगते हैं, तब वह आपकी आदत बन चुका होता है। यही कारण है कि टारगेट जैसी कंपनियां सिर्फ जरूरत का सामान नहीं बेचती, वे आपकी जीवन शैली को ध्यान में रखकर नए रूटीन डिजाइन करती हैं, ताकि आप अनजाने में ही उनकी तरफ आकर्षित होते रहें। लेकिन डुहिग यहां एक जरूरी चेतावनी भी देते हैं। यह ताकत अगर जिम्मेदारी से न इस्तेमाल की जाए तो निजता का हनन कर सकती है। यही कारण है कि टारगेट ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। अब वे सीधे सीधे गर्भवती महिलाओं को कूपन नहीं भेजते, बल्कि उनमें बच्चों के कपड़े या फर्नीचर जैसे सामान भी शामिल करते हैं, ताकि यह न लगे कि उनकी प्राइवेसी में दखल दिया जा रहा है। यानी कंपनियां सिर्फ डेटा नहीं पढ़ती, वे इंसानी भावनाओं को भी समझने लगी हैं। यह अध्याय हमें एक बड़ा सबक देता है। हमारी आदतें केवल हमें ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि वे हमें बाजार में एक पहचान देती हैं, और कंपनियां इन आदतों को इतना बारीकी से समझ चुकी हैं कि वे हमारे अगले कदम की भविष्यवाणी भी कर सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद अपनी आदतों को जानें, ताकि हम यह तय कर सकें कि हम किसी ब्रांड के इशारे पर चल रहे हैं या सचमुच अपने निर्णय खुद ले रहे हैं। आदतें अगर जागरूकता से बनाई जाए तो वे ताकत बनती हैं, वरना कोई और उनका फायदा उठा लेता है। किसी भी सामाजिक आंदोलन की शुरुआत एक विचार से होती है, लेकिन उसका फैलाव आदतों के नेटवर्क से होता है। जब लोग एक साथ किसी उद्देश्य के लिए खड़े होते हैं, तो उनके बीच विश्वास, संबंध और एक साझा आदतिक ढांचा बनता है। चार्ल्स डुहिग इस अध्याय में यह समझाते हैं कि कैसे सामाजिक बदलाव केवल नारे या क्रांति से नहीं आते, बल्कि वे धीरे धीरे बनने वाली सामाजिक आदतों और नेटवर्क से पैदा होते हैं। 1955 में अमेरिका के मॉन्टगोमरी शहर में एक अश्वेत महिला रोजा पार्क्स को बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना एक चिंगारी थी, लेकिन असली आग तब लगी जब पूरा अश्वेत समुदाय एकजुट हो गया और बसों का बहिष्कार शुरू किया। लेकिन सवाल यह है कि क्यों रोजा पार्क्स के विरोध ने इतना असर डाला, जबकि उनसे पहले भी कई लोग ऐसी गिरफ्तारी का सामना कर चुके थे। डुहिग बताते हैं कि फर्क था रोजा पार्क्स के सामाजिक संबंधों में। वह न सिर्फ चर्च में सक्रिय थीं, बल्कि कई सामाजिक और महिला संगठनों से जुड़ी हुई थीं। उनकी जान पहचान शहर भर में थी। जब उनके साथ अन्याय हुआ तो उनका नेटवर्क सक्रिय हो गया और आंदोलन को गति देने लगा। लोग सिर्फ विचार के लिए नहीं, बल्कि रोजा के लिए खड़े हुए। यही सामाजिक आदतों की ताकत है। लोग उन चीजों का समर्थन करते हैं जो उनके संबंधों से जुड़ी होती हैं। इसके बाद आता है एक दूसरा उदाहरण, सैडलबैक चर्च का, जिसे रिक वॉरेन नाम के एक युवा पास्टर ने शुरू किया था। वॉरेन ने चर्च में ऐसे छोटे छोटे समूह बनाए जहां लोग एक दूसरे से मिलते, चर्चा करते और अपनी समस्याएं साझा करते। यह धार्मिक प्रक्रिया से अधिक एक सामाजिक आदत बन गई। जब कोई नया सदस्य आता तो उसे किसी ग्रुप में जोड़ा जाता। धीरे धीरे चर्च एक व्यक्तिगत अनुभव से आगे बढ़कर एक सामाजिक जीवन का हिस्सा बन गया। यही कारण था कि सैडलबैक चर्च देखते ही देखते हजारों लोगों का समुदाय बन गया, क्योंकि वहां लोग सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ने और एक आदतपूर्ण सामाजिक ढांचे में शामिल होने आते थे। डुहिग बताते हैं कि हर आंदोलन में 3 स्तर होते हैं। पहला, एक मजबूत सामाजिक कारण। दूसरा, पुराने नेटवर्क जो लोगों को जोड़ते हैं। और तीसरा, नई आदतें जो उस आंदोलन को आगे बढ़ाती हैं। मॉन्टगोमरी बस बहिष्कार में इन तीनों का मेल हुआ। अन्याय के खिलाफ आवाज, रोजा पार्क्स जैसा सम्मानित चेहरा और चर्चों के माध्यम से फैला सामाजिक नेटवर्क, जिसने इस आंदोलन को टिकाऊ बनाया। यह अध्याय यह सिखाता है कि सामाजिक बदलाव सिर्फ बड़े इरादों से नहीं आते, वे छोटे व्यवहारिक बदलावों से आते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। जब लोग किसी समूह से जुड़ते हैं, उसमें अपनी भूमिका महसूस करते हैं और रोजमर्रा के जीवन में उसका अभ्यास करते हैं, तब एक आंदोलन आदत में बदलता है।
और जब आदत बन जाती है तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है, चाहे वह सामाजिक न्याय के लिए हो या किसी सांस्कृतिक बदलाव के लिए। यही कारण है कि सफल सामाजिक आंदोलन कभी केवल नारों पर नहीं टिकते, वे लोगों के दिलों और दिनचर्या में जगह बना लेते हैं। आदतों की यह सामाजिक शक्ति ही बदलाव का असली इंजन है। क्या हम जो करते हैं उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं, या हमारी आदतें ही हमारे फैसले तय करती हैं? यह सवाल सिर्फ नैतिक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक भी है। चार्ल्स डुहिग इस अध्याय में समझाते हैं कि हमारे मस्तिष्क में आदतें कैसे घर बना लेती हैं, और फिर हम खुद भी नहीं समझ पाते कि कब हम अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं और कब बस एक पुरानी आदत को दोहरा रहे हैं। कई मामलों में देखा गया है कि जब कोई आदत बहुत गहराई तक बैठ जाती है तो इंसान उसे करते समय ज्यादा सोचता नहीं, वह प्रतिक्रिया खुद ब खुद हो जाती है। इसका कारण है हमारे मस्तिष्क में मौजूद बेसल गैंग्लिया नाम का हिस्सा, जो आदतों को संग्रहित करता है। जब कोई आदत बार बार दोहराई जाती है तो यह हिस्सा सक्रिय हो जाता है और बाकी दिमाग को छुट्टी मिल जाती है। नतीजा यह होता है कि इंसान उस काम को ऑटोमेटिकली करने लगता है, जैसे नींद में चलते हुए ब्रश करना या गाड़ी चलाते हुए रास्ता खुद ब खुद मिल जाना। इस अध्याय में एक महिला की कहानी है, क्लॉडिया, जिसे जुआ खेलने की लत थी। उसने सैकड़ों डॉलर हार दिए, अपने परिवार को धोखा दिया और कई बार वादा करने के बाद भी जुए की आदत से बाहर नहीं आ सकी। जब उस पर केस चला और अदालत में यह सवाल उठा कि क्या वह सच में जिम्मेदार थी या उसकी आदतें इतनी गहरी थीं कि उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया था। यह मामला बेहद पेचीदा था, क्योंकि उसकी हर हरकत में दिखता था कि वह जानते हुए भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। डुहिग यहां यह नहीं कहते कि आदतें कोई बहाना है, बल्कि वे समझाते हैं कि आदतें शक्तिशाली होती हैं, लेकिन उन्हें बदला भी जा सकता है अगर इंसान उनके प्रति जागरूक हो और कोशिश करे। अगर कोई अपनी आदतों को समझे, उन्हें ट्रैक करे और उन्हें बदलने की रणनीति बनाए, तो वह धीरे धीरे नियंत्रण वापस पा सकता है। वहीं दूसरी तरफ वह भी दिखाते हैं कि कैसे कुछ कंपनियां और मार्केटिंग एजेंसियां हमारी आदतों को जानबूझकर ट्रिगर करती हैं, जैसे कोई गंध, कोई साउंड या कोई डिस्काउंट ऑफर, ताकि हम बिना सोचे खरीदारी कर लें। यानी हमारी आदतों को बाहर से भी नियंत्रित किया जा सकता है। तब सवाल उठता है, क्या हमें इसका एहसास है? क्या हम अपने व्यवहार के मालिक हैं? डुहिग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी इच्छा स्वतंत्रता, फ्री विल, तभी काम करती है जब हम अपनी आदतों को पहचानने और बदलने की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर हम कहें कि मैं तो ऐसा ही हूं, तो हम खुद को अपनी आदतों का गुलाम बना लेते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि मैं खुद को बदल सकता हूं और उस दिशा में प्रयास करें, तो धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क भी नए पैटर्न सीखने लगता है। अंततः यह अध्याय हमें एक गहरी बात सिखाता है। आदतें हमें चलाती हैं, लेकिन हमारी जागरूकता और प्रयास ही तय करते हैं कि हम उनका शिकार बनेंगे या उनके मालिक। बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। और जब हम यह समझ जाते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी आदतों के जिम्मेदार बनते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी के भी। नमस्कार दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में जरा भी वैल्यू ऐड की है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें लें।